तो दोस्तों आज आज मैं संस्कृति भारत पे चैनल से हूँ। तो आज मैं एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाहता हूँ जो पूरा विद्वान है, जो संस्कृत के बहुत नायक हैं, जो इस तरह की चीजें आपको बहुत कम मिलेगा मीडिया में। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ जो बहुत ही बिगड़ा, जो आपको पूरा संक्षेप में बताएंगे रामायण के बारे में और पूरा हस्ती के बारे में। तो आपका सुनना। नमस्कार, मेरा नाम जय दीक्षित है। मैं रामायण रिसर्च काउंसिल का प्रवक्ता हूँ। रामायण रिसर्च काउंसिल की जानकारी हमारे महासचिव श्री सुशांत जी ने तो आपको दिया ही होगा, बट मैं एक ऐसे प्रकल्प की जानकारी दे रहा हूँ जो भारतीय संस्कृति की बुनियाद है। मैं बात कर रहा हूँ भाषा संस्कृत। अगर हम देवभूमि की बात करते हैं तो देव भाषा की भी हम बात करते हैं। चूँकि देखिए, भारत एक सांस्कृतिक देश है, संस्कृति पे आधारित एक ऐसी सभ्यताओं वाला देश है जिसका मूल भाषा, जिसको मूल अंग रीढ़ बोलते हैं भाषा का, वो संस्कृत। बट किसी तरीके से एक मेरे पास संदर्भ है कि 1811 में जब ब्रिटेन में कॉन्वेंट सिस्टम, कॉन्वेंट स्कूल लॉन्च किया गया, पहला स्कूल, उस समय हिंदुस्तान की धरती पे 3,52,000 गुरुकुल हुआ करते थे। तो भारतीय संस्कृति के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करते हुए गुरुकुल को समाप्त करके भारतीय संस्कृति के रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की गई, शायद मैं उसी विषय की बात करना चाहता हूँ। रामायण रिसर्च काउंसिल संस्कृत भाषा में पहली बार रामायण वार्ता के नाम से पूरी संस्कृत में अखबार लेके आ रही है। ये अखबार पूर्ण रूप से संस्कृत में होगा और जो भी कठिन शब्द होंगे उसका हम हिंदी अनुवाद भी उसी पृष्ठ में सबसे नीचे दिए रहेंगे, ताकि आपको या पाठकों को संस्कृत भाषा को समझने और पढ़ने की जानकारी मिल सके। तो हम जो देव भाषा की हम बात करते हैं उसको हम रीजागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण मंच के तहत, रामायण रिसर्च काउंसिल का एक प्रकार रामायण मंच भी है। रामायण मंच के तहत हम छोटे छोटे बच्चों में संस्कार और संस्कृति को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को रामायण की चौपाइयाँ याद कराते हैं, उनके जीव को संस्कृत के साथ तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि संस्कृत भाषा के लिए वो बड़े फ्रिक्वेंट हो जाए। और फिर उनके हम उसको वीडियो रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब चैनल रामायण मंच पे डालते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में कॉन्वेंट सिस्टम को लाने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चों को ख़त्म किया गया, उनके अंदर से संस्कृति को ख़त्म करके मीडियम्स, अंग्रेजी मीडियम्स में लाने की कोशिश की गई। और आज ऐसा है कि अगर हमारा आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ता, अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ता, तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा निष्क्रिय बच्चा है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हमारा आपका बच्चा संस्कृत का विद्वान है तो उससे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कृत पे आधारित आज जर्मनी जो है संस्कृत को आधार बना के आज अपने यहाँ की सारी चीज़ों और सारे कानूनों और सारे किताबों और सारे तरीके के जो आविष्कार कर रहा है। तो जर्मनी अगर हमारे संस्कृत भाषा को अडॉप्ट कर सकता है, रसिया का 40% आबादी अगर संस्कृत भाषा को अडॉप्ट करके और गीता और रामायण और हनुमान चालीसा पढ़ सकती है, तो हिंदुस्तान जहाँ जो उसका जननी है वहाँ पे कैसे नहीं हो सकता। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो मातृभूमि है, मातृभाषा जो है संस्कृत, उसको किस तरीके से हिंदुस्तान के संस्कृति से जोड़ के अपने छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के अंदर उसके प्रति जो हमारी लगान है और लगाव है उसको पैदा किया जाए, उस पर हम रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो मतलब कि आप इस तरह से आप देख रहे हैं कि विवादों में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जो रामायण को काल्पनिक बताते हैं कि भगवान राम थे नहीं। तो इस पर आप हमारे चैनल माध्यम से आप लोगों का संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं ऐसे प्रबुद्ध जनों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्प ज्ञान जो होता है वो बड़ा हल्का होता है, वो आपके व्यक्तित्व को भी हल्का बनाता है। अगर आप आज रामायण पे, रामचरितमानस पे आपने अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो आपको उसका मतलब है कि रामचरितमानस का ज्ञान नहीं। माँ भगवती सीता, जिसकी विश्व की हम सबसे बड़ी प्रतिमा आज हम सीतामढ़ी में लगाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। पहले चरण में हमने 12.5 एकड़ जमीन भी खरीद भी लिया है वहाँ पे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि माँ भगवती सीता इतनी कोमल थी कि राजमहल में फूलों के पराग को बिछाया जाता था कालीन के ऊपर जिस पे वो चलती थी। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो अपने उल्टे हाथ से वो ऐसा धनुष जो सीता स्वयंवर के समय पे कोई राजा महाराजा और प्रतापी बलवालशाली राजा उठा नहीं पाए, उसको उल्टे उठा के रख देती थी। तो शक्ति की भी बहुत बड़ी प्रतीक रही है माँ भगवती सीता। तो आप ये कहें कि अच्छा, एक और संदर्भ मुझे ध्यान आता है। माँ भगवती सीता जब अयोध्या आई
तो अपने ससुर जी को हमारे अयोध्या में जो अपने ससुर जी को उन्होंने जब खीर लेके गई तो गलती से उसमें घास का तिनका था। तो जब माँ भगवती सीता का उस पे निगाह गई तो वो जो तिनका था वो जल गया, ऐसा संदर्भ है। तो समझिए कि वो कितनी शक्तिशाली होंगी, कितने दिव्य शक्तियों की देवी होंगी, जिनके देखने मात्र से घास का जो तिनका है वो जल जाता था। शायद यही कारण रहा होगा कि माँ भगवती ने रावण की तरफ कभी नहीं देखा। आपने ध्यान दिया होगा, अशोक वाटिका का अगर हम संदर्भ लेते हैं तो माँ भगवती सीता ने कभी रावण को नहीं देखा। रावण ने कई बार कोशिश की तो उन्होंने ये कहा, उनके मन में ऐसी चीजें थी कि अगर जो व्यक्ति तिनका को देखते तिनका भस्म हो सकता है, अगर रावण को देख देती तो रावण खत्म हो जाता। तो जिसके लिए प्रभु श्री राम ने जन्म यहाँ पे अवतार लिया था त्रेता युग में, वो शायद वो काज अधूरा रह जाता। तो शायद यही रीजन है कि माँ भगवती सीता एक शक्ति, एक मातृत्व, अगर सतीत्व की बात करें तो माँ भगवती सीता ने अग्नि परीक्षा को भी दिया, लेकिन जब मातृत्व की बात आई तो महल छोड़ के बच्चों के लिए वो जंगल में फिर चली गई थी, और चूंकि धरा की बेटी थी, धरा में ही समाहित हो गई। ऐसे देवी के लिए हम विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाना जा रहे हैं। आप ऐसे अगर रामचरितमानस में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, शायद लगता है कि मुझे अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेदों हमारे कई हजार वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकले हुए ये सारे वेद हैं। वेदों में अगर रामचरितमानस, माँ भगवती सीता और प्रभु श्री राम का जिक्र है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का शायद हमको और आपको या किसी और को हक नहीं। तो सुने आपने ऑडियंस की कि आप जो मैं बताना चाहता हूँ, बिहार की जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर भी इन्होंने ये बताया कि इस तरह से मतलब कि जो रामायण पर अगर कोई उंगली उठाता है तो अल्प ज्ञान है, तो अल्प ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। तो इस तरह से लोगों को नहीं करना चाहिए, किसी धर्म को चोट पहुँचता है, ठेस पहुँचता है ना, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो फिर हम मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।